हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। फिर मैं बेटा बता दूं, जो कि मैं बताता हूं कि इस चैप्टर से भी हर साल क्वेश्चन आता है। केमिकल काइनेटिक्स एडवांस मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करा, टू सब्सटेंस ए टी हाफ 5 मिनट। टू सब्सटेंस टी हाफ दिया है बेटा ए का 5 मिनट, बी का टी हाफ दिया है 15 मिनट्स, आर टेकन इन सच अ वे दैट इनिशियली ए इज इक्वल टू 4b। मैं आपको बता दूं केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसके बाद रेडियो एक्टिविटी भी आएगा, और वो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो कह रहा है इनिशियली ए का वैल्यू 4b के बराबर है, द टाइम आफ्टर विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल। समझ आ रहा है? कितने टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसका जो दिया है, इसका मतलब है कि ए नॉट का वैल्यू 4b0 के बराबर है। b0 इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ, और करा क्या कितने टाइम में ए का वैल्यू b के बराबर। बहुत सारे मेथड हैं इसके भाई, बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, कुछ नहीं करना उसमें भाई। आपको पता है कि KT का वैल्यू क्या आप लिख सकते हो? ln A0/A, याद है भाई? लॉग में लोगे तो 2.303 आएगा। ये फॉर्मूला आपने सब पढ़ा होगा, K इक्वल टू 2.303/T। तो T को इधर कर दी। तो देखो अगर A की बात करें तो KAT, मान लो T टाइम है जिसमें A इक्वल टू B हो जाता है, तो KAT यहां लिखिएगा आप ln A0/A, और यहां लिखना बेटा KB इंटू टी। B के लिए लिखोगे तो यहां लिखोगे B0/B। क्या समझ में आ रहा है? अब बताओ दोनों क्या करें? अंदर से आवाज आई होगी, डिवाइड कर दो। अरे भाई डिवाइड करिएगा तो T खत्म हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो KA माइनस KB T इक्वल टू ln A0/A, इसको माइनस ln B0/B। क्लियर? तो यहां से लिख पाइएगा ln A0/A B/B0। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब K को क्या लिख सकते हैं? याद करो, K को क्या लिख सकते हैं? ln 2/T हाफ। याद आ रहा है? ln 2/T हाफ। तो ln 2/T हाफ A का माइनस ln 2/T हाफ B का इंटू T इक्वल टू क्या लिखिएगा? देखो A और B क्या है? सेम। चेक करो, ये लिखा हुआ है। और कह रहा है A0 का वैल्यू 4b0 है, तो यहाँ A0 का वैल्यू 4b0 करेंगे, v0 b0 कैंसिल हो जाएगा, ln 4 होगा। ln 4 का मतलब 2 ln 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 ln 2। बोलो। अच्छा, ln 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। चेक करो बेटा, तो यहां से ln 2 गायब कर देते हैं, तो T हाफ ऑफ A 5, यहां से 15 T हाफ ऑफ B इंटू T इक्वल टू 2। चेक करो, ये देखो 2 ln 2 गायब हो गया। ठीक है बेटा? तो यहां से आप क्या करिएगा? 15 है बेटा, यहां से 15, तो यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 3 माइनस 1/15 इंटू T इक्वल टू 2। चेक करो, तो T का वैल्यू 15 मिनट। चेक करो, T का वैल्यू क्या आ गया? 15 मिनट। तो आंसर चेक कर लो, ये आ गया। कोई भी इस तरह क्वेश्चन आता है, आप इस तरह लिखिए, माइनस करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन आया। करा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए डिकम्पोजेस बाय द फॉलोइंग टू पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन। K1/K2 दिया है, K1 का वैल्यू दिया है। करा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखिए अब एक बात समझिएगा ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा पैरेलल रिएक्शन के बारे में बता दूं। देखिए जैसे ए से रिएक्शन बी हो, सी हो, ठीक है, यहां इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2। तो आपको इसमें क्या करना होता है? अगर कोफिशिएंट भी लगा लो, मान लो N1 यहां लगा लो, N2 यहां लगा लो, N3 यहां लगा लो, कोई भी कोफिशिएंट भी लगा सकते हो। तो बेटा एक जो K इफेक्टिव होगा, K इफेक्टिव, ये होता है N1 टाइम्स
K1 प्लस K2, ये देखो ये क्या होता है N1 टाइम्स इसके कोफिशिएंट से मतलब होता है। अच्छा अब ये हुआ ये N1 टाइम्स K1 प्लस K2 का क्या मतलब, इसका मतलब है कि इस रेट कांस्टेंट से A डिकम्पोज करेगा। अच्छा जब A डिकम्पोज करेगा तो आपको क्या मिलेगा B और C। ओके इसमें आएगा एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A, ये आता है 1 माइनस ई की पावर N1 टाइम्स K1 प्लस K2। ये देखो ध्यान रखना ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एक मोल से कितना डिसोसिएट हो रहा है, यानी x बाई ए नॉट, अगर x डिसोसिएट हो रहा है तो x बाई ए नॉट होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये देखो अब ध्यान से, अब आपको निकालना है मान लो B का कंसंट्रेशन, किसका निकालना है B का कंसंट्रेशन। तो एक तो तरीका है कि आप B का कंसंट्रेशन निकालने के लिए पूरा इंटीग्रेट करो, वो करना नहीं है आपको। क्या करना है देखो, देखो यहां ये जो है ना ये बता रहा है कि इस रेट कांस्टेंट से क्या हो रहा है बेटा A घट रहा है। अच्छा B को देखो यहाँ N2 है यहाँ K1 है, तो B को कितना मिलेगा N2K1, चेक करो। अच्छा ये को N2K1 क्यों, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे ना बेटा 1/N2 dB/dt इक्वल टू K1 है, तो dB/dt क्या हो जाएगा N2K1, तो N2K1 B को मिला, तो B को क्या करना है ध्यान सुनो, N2K1 मिला B को, कितने में से रेट कांस्टेंट का फ्रैक्शन N1 टाइम्स K1 प्लस K2। ये देखो ये वो फ्रैक्शन है जो B को मिला, ठीक है। अच्छा A का डिकम्पोज होके ही तो B आ रहा है, तो यहां पे लिख दीजिए मोल्स ऑफ A डिसोसिएटेड, ये चेक करो। अब इसको आगे समझते हैं, तो B का वैल्यू आ जाएगा N1 N2K1 बाई N1 टाइम्स K1 प्लस K2, अगर आपको लिखना आ जाएगा बहुत आसानी से आंसर आएगा, इनटू मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। कैसे आएगा समझो, अल्फा आपने निकाल चुके हो तो x बाई ए नॉट ही तो अल्फा है और x ही तो डिसोसिएट हो रहा है, यानी क्या ए नॉट 1 माइनस ई की पावर N1 K1 प्लस K2 इंटू टी। ये लो B का कंसंट्रेशन T टाइम पे डायरेक्ट। C का कंसंट्रेशन निकालना है अगर आपको तो N3K2 बाई N1 K1 प्लस K2 A नॉट 1 माइनस ई की पावर N1 K1 प्लस K2 इंटू टी। ये देखो डायरेक्ट लिखना सीख लो, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो K1 बाई K2 दिया है, K1 का वैल्यू दिया है, K1 का वैल्यू दिया है तो K2 का वैल्यू हो जाएगा 2K1। क्लियर हो गया, चलो करा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करा इफ 3 मोल्स ऑफ A आर कंप्लीटली डिकम्पोज देन 2 मोल्स ऑफ B आर फॉर्म्ड। देखो क्लियर, तो यानी A का मोल कितना डिकम्पोज हो रहा है 3, ये तो समझ में आ गया। देखो तो यहां से क्या लिखोगे, अगर आपको B लिखना है ध्यान सुनना, B मोल्स ऑफ B लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ B कैसे लिखोगे, देखो K1 दिस डिवाइड बाई K इफेक्टिव आ जाएगा बेटा K1 प्लस K2 इंटू मोल्स ऑफ A डिसोसिएटेड। A ऑप्शन में क्या लिखा है 3 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, तो यहां 3 लिख दीजिए। अब क्योंकि तो रेशियो है तो K1 का वैल्यू 1 डाल दो, K2 का वैल्यू 2 डाल दो, झंझट ही नहीं। K1 का वैल्यू 1, K2 का वैल्यू 2, तो ये हो गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 मोल। चेक करो 1 मोल, पहले चेक करो रेशियो है ना बेटा, तो K1 का वैल्यू 1, K2 का वैल्यू 2, तो 1 2 3, तो यहाँ 1/3, 3 3 3 कैंसिल 1, तो यहाँ ए ऑप्शन देखो करा मोल्स ऑफ ए कंप्लीटली डिकम्पोज एंड 2 मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड, एंड ये तो पहले ही गलत हो गया ना क्योंकि बी का मोल तो 1 आ रहा है, तो ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन इफ 3 मोल्स ऑफ ए आर कंप्लीटली डिकम्पोज देन 1 मोल ऑफ बी, चेक करो 1 मोल ऑफ बी सही है, एंड 2 मोल ऑफ सी, तो सी का निकालना पड़ेगा बेटा, सी का निकालना पड़ेगा ना, तो सी का यहां देखो मोल्स ऑफ सी अगर लिख दें, मोल्स ऑफ सी डायरेक्ट लिखना सीख लो, तो यहां क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 3। चेक करो तो K2 का वैल्यू कितना रखोगे 2, तो यहां से 2/3 इंटू 3 इक्वल टू 2। ये देखो तो C का कितना मोल आएगा 2, B का कितना मोल आएगा 1, तो क्या
ये सही हो जाएगा, चेक करो। सी हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज 20 मिनट। अब ये चेक करना पड़ेगा हाफ लाइफ ऑफ ए। देखो अगर अपने को टी हाफ ऑफ ए निकालना है तो ये लिखना पड़ेगा आपको 0.693 बाई के इफेक्टिव, ध्यान रखना। तो 0.693 बाई के इफेक्टिव इस क्वेश्चन में बेटा कितना है, K1 प्लस K2। और K1 का वैल्यू आपको पता है ना, K2 का वैल्यू देखो, यहां देखो K1 का वैल्यू क्या है भाई, K2 का वैल्यू है 2K1 और K1 का वैल्यू दिया है, चेक करो। तो यहां से आप लिख सकते हो 0.693 बाई 3K1, K2 का वैल्यू 2K1 रख दिए। अच्छा तो यहां से टी हाफ ऑफ ए का वैल्यू 0.693 बाई K1 का वैल्यू 0.693 आर इनवर्स, ध्यान रखना 0.693 आर इनवर्स। क्लियर क्लियर। तो यहां से कितना आ गया, 3 भी तो है 3, तो यहां से आ गया 1/3 आर। चेक करो बेटा 1/3 आर आ गया। ऑप्शन में पूछा है 20 मिनट, तो क्या इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 60 इक्वल टू 20 मिनट। चेक करो, क्लियर। तो क्या हम कहेंगे कि ये भी सही हो गया, चेक करो। फिर कह रहा हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बी इज 0.33 मिनट, ये बढ़िया। हाफ लाइफ क्या, चेक करो, हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन, हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बी इज 0.33 मिनट। तो चेक करना है बेटा, इसमें करना क्या है कि हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बी का मतलब ये वाला, चेक करो। तो यहां से या जो हाफ लाइफ डी ऑप्शन है ना, इसको कैसे चेक करना है, 0.693 बाई K1 इक्वल टू टी हाफ ए टू बी। इसी को हम लोग जो है बेटा पार्शियल हाफ लाइफ भी कहते हैं। पार्शियल हाफ लाइफ एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है फिजिक्स में, पार्शियल हाफ लाइफ निकालने का। तो K1 का वैल्यू देखो 0.693 बाई 0.693, K1 का वैल्यू दिया था, तो क्या ये आ जाएगा 1 आवर। चेक करो। अब ऑप्शन में क्या दिया, हाफ लाइफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी इज 0.33 मिनट, गलत हो गया ना। चेक करो 1 घंटा है बेटा ये तो। क्या भाई बात समझ आई, क्लियर। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चेक करो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा रिएक्शन फॉलो द गिवन कंसंट्रेशन m से टाइम ग्राफ दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 सेकेंड। ये देखो जब एक पर्टिकुलर टाइम में रेट पूछता है ना बेटा, 15 सेकेंड पे बताइए, 20 सेकेंड पे बताइए, तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं इसको हम, इंस्टेंटेनियस रेट। तो यानी इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब सीधा है -dm/dt, ये है इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर। तो 20 मिनट पे आप देखोगे ये है, तो क्या 20 मिनट पे इस लाइन पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब जैसे ये है तो इसको हम 50 मान लेंगे बेटा, देखो 40 से 50 के बीच में, और यहाँ 0.3 से 0.4 का मिड ले लेंगे। चेक करो। तो यहां से अगर हम ये वैल्यू निकालें, ये देखो ये dm/dt आएगा, चेक करो। तो यहां से जो dm/dt आएगा वो क्या आएगा, चेक करो, dm/dt। ठीक है, तो बात जरा समझना, ध्यान से गड़बड़ मत करना। तो यहां से आप देखोगे कि आपको क्या करना है, ये देखो एक एंगल ये है बेटा, अगर एग्जैक्टली आपको dm/dt निकालना है तो स्लोप कौन सा होगा, ये वाला। भाई स्लोप तो हम ये मेजर करते हैं ना, dm/dt तो ये है, ठीक है, लेकिन इसको माइनस के साथ लिख सकते हैं। चेक करो। तो यहां से देखो कितना है बेटा, चेक करना, यहां से हो गया देखो 50, चेक करो, और यहां से हो गया आपका 0 से लेके 0.35 तक, चेक कर लो, गड़बड़ मत करना। तो यहां से 0.35/50, और क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला निकालना है, तो ये माइनस आ जाएगा, देखो चेक करो। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा -dm/dt, यानी कि 0.35/50। चेक करो।
तो यहां से कितना हो जाएगा चेक करना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -3। चेक करो बेटा, 7 इंटू 10 की पावर -3, ये लो चेक करो, समझ में आया। इंस्टेंटेनियस रेट में ध्यान रखना, क्योंकि ये टेंजेंट है ना बेटा, तो स्लोप ही है और ये हम निकाल रहे हैं तो इसमें माइनस लगा दिए, बेसिक गणित है। अगला देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, जेईई मेंस के लायक क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ सर्टेन रिएक्शन 10% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इन 1 आवर, 20% in 2 hours, 30% in 3 hours, so on the dimension of the rate constant। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो फर्स्ट ऑर्डर और जी, क्योंकि अपने सिलेबस में बेटा यही है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, यही ज्यादा पूछे जाते हैं। होता क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर में, आपको पता है कि x इक्वल टू के टी होता है जीरो ऑर्डर के लिए, सबको पता है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, x इक्वल टू के टी, जनरल फॉर्मूला। तो x इक्वल टू के टी, के कॉन्स्टेंट है, x प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ध्यान सुनिएगा क्या है, एक सेम टाइम इंटरवल में, जैसे मान लो t इक्वल टू 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, तो 10 से 20, 10, 20 से 30, 10, गैप 10-10 का है। सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट अगर डिकम्पोज होता है, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम अमाउंट डिकम्पोज होता है तो रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर। ध्यान से, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम अमाउंट डिकम्पोज होता है तो होती है जीरो ऑर्डर, और अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज डिकम्पोज करता है, जैसे एक घंटे में 10%, अगले 1 घंटे में 10%, अगले 1 घंटे में 10%, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेनिंग कंसंट्रेशन एपी बनाता है और फर्स्ट ऑर्डर में जीपी बनाता है, सेम परसेंटेज डिकम्पोज करता है। जैसे यहां इसको जीरो ऑर्डर बता दें, मान लो ए से बी बना, बी से या ए से ए, ऐसे देखो, तो यहां मान लो टी का वैल्यू है 1 आवर, तो यहां पे मान लो ये 10 था, ये 8 बन गए, बच गया। तो 1 घंटे में कितना डिकम्पोज हुआ बेटा, तो फिर यहां भी टी का वैल्यू 1 आवर है, चेक करो, और यहां बच गया 6। तो देखो यहां पे कितना हुआ -2, यहां पे कितना हुआ -2, यानी 1 घंटे में 2 डिकम्पोज हुआ, अगले 1 घंटे में 2 डिकम्पोज हुआ, ये जीरो ऑर्डर है। क्लियर। अब आया फर्स्ट ऑर्डर का, क्या है फर्स्ट ऑर्डर में, मान लीजिए ए से ए, यहां मान लीजिए बिगिनिंग में 100 है, 1 घंटा में 90, यानी 1 घंटे में 90 यानी 10% डिकम्पोज हुआ, तो अगला जो 1 घंटा है इसमें भी 10% डिकम्पोज करेगा, यानी 90% बचेगा, तो ये 80 बनाएगा, 80 नहीं आएगा। ये आपका जो है इस तरह की कंडीशन जो है फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ये देखो, यानी सेम अमाउंट डिकम्पोज करे सेम टाइम में तो जीरो, और सेम परसेंटेज डिकम्पोज करे तो फर्स्ट। अब क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ना, 10% रिएक्टेंट इन अ सर्टेन रिएक्शन 10% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इन 1 आवर, 20% इन 2 आवर्स, 30% इन 3 आवर्स। तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो जीरो ऑर्डर दिख रही है। पहले समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या लफड़ा है कि ए देखो यहां 1 घंटे में, ये देखो यहां मान लीजिए 100 था, ध्यान से, तो 1 घंटे में 10% डिकम्पोज किया बेटा, तो ये ए ही है, मान लो ये 90 बचा। करा है 2 घंटे में 20%, तो 1 घंटा ये 20% का मतलब 80, यानी 1 घंटे में देखो यहां से आप देखो 100 से 90 10%, और ये 2 घंटे, ये पूरा 2 घंटे में 20%, तो 80 बचा। तो मतलब क्या हुआ कि ए से 1 घंटे में 100 से 90 यानी 10, क्या अगले 1 घंटे में 90 से 80 मतलब 10, क्या सेम टाइम में सेम अमाउंट डिकम्पोज कर रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। ये क्या है, ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये
रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान से, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये चेक करो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन के ए की पावर एन लिख सकते हैं। तो यहां मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ के क्या होता है, यूनिट ऑफ के आ जाएगा, चेक करो, मोल्स पर लीटर का पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ये देखो। तो एन का वैल्यू जीरो, तो मोल्स पर लीटर पर टाइम, मोल्स पर लीटर पर टाइम, टाइम का यूनिट कुछ हो सकता है, मोल्स पर लीटर पर टाइम, चेक करो, चेक करो, क्या ये आएगा, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, चेक करो बेटा, जीरो ऑर्डर का। क्लियर, तो आंसर हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है, हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन लॉग टी हाफ और लॉग ए, कंसंट्रेशन में ग्राफ दिया है। मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर n है तो ये होता है, ये देखो, यहां पे आप लिख सकते हो इसको टी हाफ इक्वल टू पी 1/a0 का पावर n-1। ये देखो, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा पी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा पी तो होते नहीं, के होता है। बेटा के इसलिए नहीं लिखे क्योंकि के रेट कांस्टेंट है और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए पी लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है। अब आप इसमें क्या करो, लॉग ले लो, लॉग टी हाफ इक्वल टू लॉग पी प्लस n-1 लॉग 1/a0। ये देखो, सो अगर आप यहां देखोगे तो क्या होगा, लॉग टी हाफ लॉग पी प्लस 1 माइनस n लॉग a0, ये चेक करो। सो अगर यहां पे कर्व बनाया जाए लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग a0 का, तो स्ट्रेट लाइन आएगी और स्लोप जो होगा वो 1 माइनस n के बराबर आएगा, चेक करो। तो यहां से ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो यहां पे स्लोप 0, n का वैल्यू 1, ये स्लोप निगेटिव, ये n ग्रेटर देन 1, ये n लेस देन 1। ये देखो, चेक करो। अच्छा, अगर मान लो कर्व ऐसे दिया होता कि log a0 log t हाफ, यानी y एक्सेस में a0 log a0 रखना है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, log p को माइनस कर देंगे, तो क्या ये ऐसे आ सकता है, ऐसे। ये देखो, यहां n का वैल्यू 1, यहां n का वैल्यू, अच्छा स्लोप क्या होगा इसका, इसका जो स्लोप होगा 1/1 माइनस n, ध्यान रखना बेटा, 1/1 माइनस n। क्लियर। तो यहां पे अपन कहेंगे कि n यहां लेस देन 1 है, यहां n ग्रेटर देन 1। ये देखो, क्लियर। तो अब ये देखो, क्या log t हाफ वर्सेस log a का ग्राफ है 45 है, यानी y इक्वल टू x लाइन है। तो आप देखो कि log t हाफ इक्वल टू log a लिखना पड़ेगा, a मतलब वही है कंसंट्रेशन है बेटा, यानी यहां से
टी हाफ का वैल्यू ए के बराबर आ रहा है, यानी क्या स्लोप 1 है और ये होता है 1 माइनस एन, चेक करो तो यहाँ एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी क्या ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई बेटा, और 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है a/2k, तो ये a, तो यहाँ k का वैल्यू हाफ आ जाएगा, यानी ऑर्डर हो गया 0 और रेट कांस्टेंट हो गया हाफ। चेक करो, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 0 ऑर्डर, फॉर 0 ऑर्डर देखो, फॉर 0 ऑर्डर टी हाफ का वैल्यू a0/2k, फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ का वैल्यू पता होता है, सबको पता होता है, ठीक है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई भाई, देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू एन पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साइमल्टेनियसली एंड प्रोडक्ट्स एन डिफरेंट प्रोडक्ट्स P1 P2 P3। देखो तो यानी कि क्या हुआ कि एक कंपाउंड ए है, ये डिसोसिएट ऐसे कर रहा है P1 P2 P3 P4 Pn, समझ में आ गया भाई, ठीक है, ओके। हैविंग रेट कांस्टेंट k 2k 3k nk, इसका k, इसका 2k, इसका 3k, ऐसे ऐसे जा रहा है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी E2E ऐसे दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है E2E 3E Ne रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। देखिए मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जैसे मान लो इस तरह भी लिखा हो N1A से N2B N3C, अगर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, रेट कांस्टेंट K2 है, एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, तो जो E टोटल होगा, ध्यान से सुनिएगा, E टोटल ये होता है, ये आपका क्या होगा समझिएगा, ये आपका होता है K1E1 प्लस K2E2, ठीक है, बाई K1 प्लस K2। देखो K1E1 प्लस K2E2 और ज्यादा है तो K3E3 भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये जो कॉफिशिएंट हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई रिएक्शन हो, उसका एक्टिवेशन एनर्जी दी हो, उसे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बोले एक्टिवेशन एनर्जी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यहां से समझो, तो यहां Ke2K2E ये दिया है ना, ये देखो, तो इसका मतलब ई टोटल होगा, समझिएगा, ई टोटल वो क्या होगा, Ke प्लस 2Ke, क्लियर, 2K2E, 2K2E, तो 2Ke का स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, प्लस 3K3Ke, तो 3Ke का स्क्वायर हो गया, ऐसे ऐसे करके, दिस डिवाइडेड बाई K प्लस 2K प्लस 3K, ये देखो, चेक करो बेटा, हाँ भाई। तो ये समझ में आ गया कि भाई ये है, अब इसको आप सॉल्व करना, ये तो मैथ्स है बेटा, मैथ्स की तरह सॉल्व कर लो। तो यहां आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा Ke, अगर अपन कॉमन ले लें तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ओके। और यहां पे K कॉमन ले लें तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। तो ऊपर वाला जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, एन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो ये के कैंसिल हो गया, ये आ गया E, और यहां से होता है, फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, और इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ओके। तो यहां से आप देखोगे कि E, यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये n प्लस 1 n प्लस 1 गायब हो गया, तो यहां से आ जाएगा कितना आ जाएगा, चेक करो, यहां पे आ गया, यहां पे जो E टोटल आ जाएगा बेटा
यहां पे जो ई टोटल आ गया वो कितना हो गया, 2n+1 इंटू E/3। चेक करो, गड़बड़ मत करना। तो 2n+1, चेक करो कौन सा आंसर आएगा। वो ये है, ये आएगा आंसर। वो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है वो बेटा, 2n+1 ऊपर है ना, चेक करो। तो 2n+1 E/3 यही तो आ रहा था, 2n+1 इंटू E/3। चेक करो, ठीक है। E/3 इंटू 2n+1 है बेटा वो। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ए गैस से बी गैस 2C गैस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन with a rate constant this, starting with a 0.1 mole of A in 2 liter vessel. Find the concentration of A after 200 seconds when the reaction is allowed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है समझो। अगर गैस की बात है तो PV = nRT, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर V = N हो गया। ये देखो यहां पे रिएक्शन जो है वो है A गैस से B गैस प्लस 2C गैस। बिगिनिंग में 0.1 मोल है, यहां से X निकला, X बना 2X बना। ओके, आपको जो टाइम दिया है 200 सेकेंड, आप देखोगे कि T हाफ का वैल्यू 0.693/K लिखिएगा, K आपके पास है, तो T हाफ का वैल्यू निकल के आता है 200 सेकेंड। चेक करो, टी हाफ का वैल्यू कितना निकल के आया बेटा, 200 सेकेंड। यानी जो बात आपसे पूछी गई है वो हाफ लाइफ पे पूछी गई है। क्या हाफ लाइफ पे एक्स का वैल्यू 0.1/2 हो गया। तो टोटल मोल्स अगर आप देखोगे, टोटल मोल्स, तो ये आएगा 0.1 - x प्लस 2x, यानी ये हो गया 0.1 + 2x। अब देखो, क्या x का वैल्यू हाफ लाइफ पे 0.05 होगा, 0.05 इंटू 2 कर दोगे 0.1 आएगा, क्या ये 0.2 हो गया। यानी टी हाफ पे अगर टोटल मोल देखेंगे तो 0.1 से 0.2 हो चुके हैं टोटल मोल्स। क्लियर। और V = N था, तो अगर टोटल मोल्स डबल हुए वॉल्यूम भी डबल हुआ। पहले वॉल्यूम कितना था चेक कर लो, कहीं लिखा था वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, 4 लीटर। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ A जो होगा वो 0.1 - x/4 होगा, यानी 0.05/4 होगा। चेक करो, क्लियर। तो ये आएगा 0.0125। चेक करो बेटा, तो आंसर चेक करो, ये आएगा। और आप लोगों ने अगर आंसर निकालोगे तो ये आएगा। ये क्यों, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, जबकि अगर मोल डबल हो गए हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। क्या भाई बात क्लियर है। अगला देखिए, करा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से B + C carried out at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, if 3.8 into this of the reactant molecule exist in the activated state। देखो एक बात समझो, K = A e⁻⁻ ये होता है आर्हीनियस इक्वेशन। अच्छा, A जो होता है A K max के बराबर होता है। A क्या है, K max के बराबर। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ता है और इनफाइनाइट टेम्परेचर पे K का वैल्यू A हो जाता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है, ये हो गया। तो मैक्सिमम जो है K max ही है। अब ध्यान से, अगर ऐसा है तो K/K max = e⁻⁻ ये देखो, K वो है जो रिएक्शन हो रही है, K max वो है जो मैक्सिमम हो सकती है, यानी ये फ्रैक्शन बताएगा जो रिएक्शन हो रही है। अच्छा, रिएक्शन जब होती है तो मॉलिक्यूल कहां जाता है, पोटेंशियल बैरियर पे। तो जब पोटेंशियल बैरियर पे जो जाता है ना, वो फ्रैक्शन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज है जो कि एक्टिवेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक्टिवेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है ये। अब देखो, अगर ये एक्टिवेटेड एग्जिस्ट कर रहा है, वही ये दिया है, क्या इसका वैल्यू 3.8 × 10⁻⁻16 है। ये देखो, बस इसको सॉल्व करना है,
टी आपको दिया होगा, चेक करो क्या दिया है इन द एक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। इससे आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है क्या भाई, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस कैरिड, ये टी दिया है, टी दिया है तो यहां से क्या करिए ln ले लीजिए, तो माइनस EA/RT का वैल्यू माइनस ln 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कर दीजिए, 18 क्यों 100 से डिवाइड कर दिए ना बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये निकल आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है आपको कर लेना है, समझ में आ गया। बट ये ध्यान रखना है कि कभी इस तरह का है कितने परसेंट एक्टिवेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो सीधा सा मतलब है कि K/K मैक्स है जो आपको फ्रैक्शन देगा जो एक्टिवेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी एक्टिवेटेड स्टेट का मतलब कि अगर यहां एनर्जी और यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की जाए, ये है एक्टिवेटेड स्टेट, ये देखो ये बेसिकली जो पोटेंशियल बैरियर होता है वही एक्टिवेटेड स्टेट होता है। क्लियर है बेटा। देखो नेक्स्ट करेक्ट, कंसीडर ए से बी प्लस हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा EAF का वैल्यू आपको दिया है 100 किलो जूल, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन का पूछा है, डेल एच पूछा है, तो देखो डेल एच जो होता है वो होता है EAF माइनस EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा यहां से हीट निकल रही है तो डेल एच क्या होना चाहिए, निगेटिव। डेल एच निगेटिव तभी हो सकता है जब EAB का वैल्यू 100 से ज्यादा हो और उन दोनों का डिफरेंस हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो। देखो चेक करो, तो EAF कितना है, EAF आपको दिया था 100। अच्छा EAB देखो पहले क्या लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नहीं हो सकता, क्यों, बराबर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है 120। अगर यहाँ EAB 120 रखेंगे तो EAF माइनस मतलब 100 माइनस 120 20 आएगा, यहाँ 220 लिखा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो EAB का वैल्यू अगर हम 140 रख दें तो ये 40 है बेटा, ये गलती से छपा नहीं है, ये 40 है। क्लियर, तो अगर यहां EAB का वैल्यू 140 रखेंगे तो 100 माइनस 140 माइनस 40, उसका मैग्नीट्यूड दिया है तो आंसर विल बी डी, चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट करा 2A से K1B दिया है, K2 सीरीज रिएक्शन है 3C, K1 का वैल्यू दिया है, K2 का वैल्यू दिया है। ध्यान सुनिएगा, K1 का वैल्यू देखो, यूनिट देखो फर्स्ट ऑर्डर, K2 का वैल्यू देखो सेकेंड ऑर्डर है बेटा, सेकेंड ऑर्डर, dB/dt। तो देखो dB/dt खास बात क्या है कि B बन भी रहा है और डिकम्पोज भी रहा है, तो कितना बना वो लिख दो और कितना डिकम्पोज हो रहा माइनस कर दो, तो नेट dB/dt आ जाएगा। यही तो होता है भाई, आपको 10 रुपए मिले, आपने 2 रुपए किसी को दे दिए, तो नेट तो आपको 8 ही मिले ना, तो इसका मतलब dB/dt। तो देखो यहां क्या लिखोगे, K1 A स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर क्यों, K का यूनिट देख के, माइनस K2B, चेक करो बेटा, K1 A स्क्वायर माइनस K2B, B आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, यूनिट का यूज किया है बेटा। मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। अभी तो अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द एक्सोथर्मिक कैटालाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए बेटा, ये आपको मैकेनिज्म दी है, ये बेसिकली इट इज अ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर अपन बात करें कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो देखो बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि कॉम्प्लेक्स, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है,
अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट तो कोई होगा नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब समझते हैं आप, सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ओके, अच्छा, अगर अपन बात करें कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सपोज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो क्या एक से ज्यादा स्टेप होंगे? और मैं आपको बता दूं, जो आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो होता है स्लो स्टेप। अच्छा, पहचानते कैसे हैं कि स्लो स्टेप कौन सा है? सिंपल सा काम है, अगर स्लो स्टेप है तो बेटा जो एक एक्टिवेशन एनर्जी का जो पीक होगा, पीक वो सबसे ऊपर होगा। अगर स्लोएस्ट स्टेप देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का पीक कहां होगा? सबसे ऊपर। क्या बात समझ में आ रही? जैसे यहां से अगर अपन देखें, देखिए a प्लस बी फास्ट, पहला स्टेप फास्ट है, k1 का वैल्यू ये दिया, k2 का वैल्यू दिया। अब देखो क्या लिखा है, k1 इज मच स्मॉलर देन k2, k1 इज मच स्मॉलर देन k2। इसका मतलब क्या हम कहेंगे कि इसका सेकेंड स्टेप आरडीएस है? बोलो, क्या हम कहेंगे कि जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप इज आरडीएस। अच्छा, अगर सेकेंड स्टेप आरडीएस है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेकेंड स्टेप आरडीएस है तो सेकेंड स्टेप का पीक सबसे ऊपर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात समझो, क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ध्यान रखना बेटा, एक्सोथर्मिक हमेशा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से निकाला जाता है, इंटरमीडिएट का उसमें कोई रोल नहीं होता। यानी डेल एच का वैल्यू होता है एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। सो अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? निगेटिव। डेल्टा एच अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, चेक करिए। अगर अपन ये बात करें कि भाई ये समझ में आया, तो देखो बात जरा क्लियर करना बेटा। अगर अपन ये बात करें कि ये रिएक्शन है, ठीक है, अगर यहां अपन देखें कि क्लियर करना कि सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? आरडीएस। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? आरडीएस। और रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो सेकेंड देखो, यहां देखो, यहां पे आप ये देखो रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट की ज्यादा है, इसका डेल एच निगेटिव है। एक तो डेल एच निगेटिव यहां है, और चेक करो डेल एच निगेटिव कहां होगा? एक डेल एच निगेटिव यहां है, चेक करो। यानी ये खत्म और ये खत्म, यानी आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। अब क्वेश्चन में क्या था कि सेकेंड स्टेप आरडीएस होना चाहिए, यानी सेकेंड स्टेप का पीक सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या इसमें सेकेंड स्टेप का पीक सबसे ऊपर है? इसमें चेक करो, इसमें भी सेकेंड स्टेप का पीक ऊपर है, लेकिन क्या ये पहले ही गायब हो चुका था? इसमें फर्स्ट स्टेप का पीक ऊपर है। इसका मतलब क्या आंसर जो आएगा वो ए आएगा बेटा। चेक करो, क्या भाई बात समझ में आ रही है? आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2a से b रिवर्सिबल है, ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डीसी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये सब पूछा है। देखिए बात समझिएगा, यहां से आप देखो, जैसे पहला ऑप्शन है डीसी बाई डी टी निकालना है, तो डीसी बाई डी टी निकालने के लिए देखिए यहां सी बन रहा है और यहां सी कंज्यूम हो रहा है। यानी अगर अपन यहां से देखें इस रिएक्शन के लिए, ध्यान से, इस रिएक्शन के लिए अगर देखें कि यार इस रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो देखो इसका रेट आपको पता है, अगर इसका रेट लिखना है तो -1/3 डीसी बाई डी टी लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ये +1/3 डीसी बाई डी टी, क्योंकि सी क्या हो रहा है बेटा? बन रहा है। अगर रिएक्टेंट होता है तो उसका माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट होता है तो उसका प्लस लिखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो 1/3 डीसी बाई डी टी। अब देखो यहां सी बन भी रहा है, इधर जा भी रहा है, तो हम फॉरवर्ड मान रहे हैं, इसका मतलब डीसी बाई डी टी हम क्या मान रहे हैं कि बन रहा है। तो क्या यहां से लिखिएगा k1 a स्क्वायर माइनस k-1 b c का क्यूब। चेक करो, क्लियर? यानी अपन ने एक प्रकार से क्या कर दिया, ये आर एफ माइनस आर बी। ओके, यहां से आप देखोगे बेटा कि आप यहां से लिख सकते हो कि डीसी बाई डी टी का वैल्यू जो आएगा वो 3 टाइम्स k1 a स्क्वायर
ये देखो ये आ गया। अब इस रिएक्शन के लिए देखोगे तो ये रिएक्टेंट में है, तो -1/2 dc/dt का वैल्यू जो आएगा वो आएगा K2C²। तो देखो क्योंकि हमारे को dc/dt पूछा है, अगर कई सारी रिएक्शन हो आपसे, जैसे -dc/dt पूछता या dc/dt पूछता, तो क्या करो, दोनों रिएक्शन से dc/dt निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, यहां से आप लिखोगे बेटा dc/dt का वैल्यू -2 यहां मल्टीप्लाई किए, माइनस यहां कर दिए, चेक करें। अब क्या आपको dc/dt नेट निकालना है, इसको आप लिख सकते हो dc/dt फर्स्ट प्लस dc/dt सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड समझ में आ गया। पहली ये जो आपने निकाला इसको मान लीजिए कि ये फर्स्ट है और यहां मान लीजिए सेकेंड है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेक करना बेटा, 3 टाइम्स k1a² माइनस k-1b c का क्यूब, चेक करें, माइनस 2k2c², चेक करो, तो 3k1 माइनस 2k2c², क्या ये आंसर हो गया, चेक करो। आंसर जो है वो ए तो आपको दिख रहा है, आंसर ए। क्या इसके अलावा चेक करें, क्या dv/dt इसके बराबर हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि dv/dt में तो रिवर्सिबल है बेटा, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड आएगा, ये गलत हो गया। da/dt आप देखोगे, da देखो यहां da/dt लिखा है, इसका मतलब नेट आप क्या मान रहे हो बेटा, चेक करो। अगर ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी में da/dt लिखा है, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ए बन रहा है, यानी क्या नेट रिएक्शन कहां हो रही है, चेक करो, नेट रिएक्शन कहां हो रही है, बैकवर्ड। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपको बताऊं कि रिएक्शन मान लीजिए 2a प्लस b, यही रिएक्शन लिखते हैं, से 3c, और यहां पे अपन ये बात करें कि यहां से ये अपन लिख दें 2c से d, मान लो ये हो गया k2, ये हो गया k1 k-1। अब देखो क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जा सकता है। सो अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों आ रहा है, तो अगर इसमें देखा जाए कि नेट रिएक्शन फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी, वो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये देखो रेट, अगर ये लिखा है अपीयरेंस, अगर अपीयरेंस लिखा है इसका मतलब ये यहां फॉरवर्ड बननी चाहिए, चेक करो, यानी अपीयरेंस का मतलब आपको निकालना है dc/dt। क्लियर, आपको क्या निकालना है, dc/dt। अगर डिसअपियरेंस लिखा है तो निकालना है माइनस dc/dt। तो जैसे मान लो केवल इस रिएक्शन की अगर अपन बात करें और पूछा है अपीयरेंस, क्या पूछा है, अपीयरेंस, ठीक है, मान लीजिए ये रिएक्शन थोड़ी देर के लिए नहीं है, आपके पास थोड़ी देर के लिए रिएक्शन नहीं है और अपीयरेंस पूछा है, तो इस रिएक्शन का देखो, इस रिएक्शन में क्या है, रिवर्सिबल है, तो RF भी होगा, RB भी होगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी, बैकवर्ड भी होगी। तो क्या हम अगर लिखें कि R नेट क्या होगा, R नेट, क्योंकि आपसे अपीयरेंस पूछा है तो फॉरवर्ड ज्यादा होना चाहिए, तो क्या RF माइनस RB होगा, चेक करो। अच्छा, RF माइनस RB जो होगा, RF को आप लिख सकते हो k1a² माइनस, यहां लिख सकते हो k-1c का क्यूब। अब देखो ये तो R नेट हो गया, अब R नेट को इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ C लिख दो। क्या इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ C 1/3 dc/dt लिख दोगे। देखो क्या ये लिख दोगे तो dc/dt आ जाएगा, आंसर आ गया। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से कह रहा वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम इन 2 एक्सपेरिमेंट
स्टार्टिंग विद टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन, रिएक्शन आपको दी है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन एक्वस सॉल्यूशन वाज 1.8 मोलर, ए दिया है। देखो सबसे पहली बात बेटा, इसमें ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो करना क्या है इसमें, कैसे निकालेंगे भाई, इसमें तो आइडिया लगाएंगे भाई कौन, क्योंकि जब तक आपको ऑर्डर नहीं पता चलेगा तब तक आप इसमें बात नहीं कर सकते। ओके, सो ऑर्डर के लिए अगर अपन बात करें कि भाई ऑर्डर क्या होगा, तो देखो सिंपल, देखो यहां पे क्या करना है आपको, देखो बिगिनिंग का कंसंट्रेशन 1.5 है, ध्यान दो, बिगिनिंग कंसंट्रेशन 1.5 है, एक टाइम लो जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू दिख रहा है, मान लो ये अपन ने टाइम ले लिया 5 मिनट का, 5 मिनट में देखो 1.5 से 1.2 हो गया, चेक करो 1.5 से कहां हो गया 1.2, क्लियर। यानी अगर 5 मिनट से 5 मिनट में आप देखोगे तो 1.5 से 1.2 हो गया, तो आप देखो कि कितना परसेंट घट गया, 1.5 से 1.2 होना, क्लियर करो बेटा, तो ये क्या 20% घट गया, चेक करो। यानी आप ऐसा सोचो कि 5 मिनट में 20% डिकम्पोज हो गया। क्या कोई डाउट है तो बोलो भाई, 1.5 से 1.2 होना मतलब -30% हो, 20% हो चुका है, चेक करो इसमें कितना हुआ है। यहां पे आप देखोगे तो 20%, ओके 20% डिकम्पोज हुआ है। अब अगर यहां देखो कि इसका कंसंट्रेशन 1 है, अगला एक्सपेरिमेंट में 5 मिनट में ये 0.8, देखो फिर 20%, भाई चेक करो भाई 1 से 0.8 होना, अगर आपने कहा कि 1 से 0.8 होना, तो क्या ये 20% का डिक्रीमेंट है, यानी 20%, यानी 5 मिनट में एक्सपेरिमेंट 1 में भी 20% घट रहा है और एक्सपेरिमेंट 2 में भी 20% घट रहा है, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बताया गया था कि अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है तो सेम टाइम में सेम परसेंटेज डिकम्पोज करता है। याद करो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, इसका मतलब इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चेक करो, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आप K का वैल्यू लिख सकते हैं 2.303/5, चेक करो, log 1 इनिशियल फाइनल 0.8। क्या बेटा यहां से K निकल आएगा, देखो सॉल्व करना पड़ेगा, निकाल लोगे ना, इतना तो निकाल ही लेना यार, K आ जाएगा। अच्छा रेट पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, K इंटू ए, ले लो। अच्छा K उधर से निकाल चुके हो, A का वैल्यू 1.8 मोलर दिया है, क्या आंसर निकाल लोगे बेटा, चेक करो, समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ टू रिएक्शन आर EA एंड EA डैश। एक्टिवेशन एनर्जी दिया बेटा EA और EA डैश, टू रिएक्शन का, विद EA ग्रेटर देन EA डैश, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता दूं, इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, मेंस एडवांस सब में बहुत क्वेश्चन आता है, आसान सा होता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम इज इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है, K डैश आर द रेट कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर। देखो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो कह रहा किसमें ज्यादा बढ़ेगा। तो देखो सीधा सा लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि लॉग, मान लीजिए पहला देखो लॉग K1 डैश बाई K1, K1 डैश को क्या मान लिया हमने, हायर टेम्परेचर पे, ओके। तो दिस इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये तो समझ में आता ही है, ओके। एंड दूसरे रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं log K2 डैश बाई K2, T2 बाई K2 बाई K1 है बेटा, K1 हो गया ये मतलब बिगिनिंग वाले टेम्परेचर पे ना,
एंड दिस इज इक्वल टू ई ए डैश बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये देखिए, अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, log K1 डैश बाई K1 दिस K2 डैश बाई K2 दिस इज इक्वल टू ई ए बाई ई ए डैश। ये देखो, और ई ए का वैल्यू देखो ई ए डैश से बड़ा है, यानी क्या ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है बेटा? चेक करो, ये क्वांटिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। चेक करो, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या log K1 डैश बाई K1 डिवाइडेड बाई log K2 डैश बाई K2 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब log K1 डैश बाई K1 का वैल्यू log K2 डैश बाई K2। अब देखो, थोड़ा मोड़ा मेरे को भी मैथ्स आती है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी हमेशा। क्यों? K1 डैश इज द रेट कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। चेक करो, तो इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो, ये देखो, चेक करो, क्लियर? तो आंसर मिला लो, कौन सा हुआ? ये हो गया ना, देखो, क्लियर? तो आंसर विल बी सी। क्या भाई बात क्लियर हो रही है कि नहीं? देख लो, आसान सा है। अच्छा, एक बात और समझिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है कि ए से बी रिएक्शन है, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी है 10 किलो जूल, क्लियर? और एक सी से डी रिएक्शन है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 20 किलो जूल, क्लियर? क्या भाई बात समझ में आ गई? क्लियर? सो अपन ने ये कहा, वही क्वेश्चन वही है जो अभी बताया, बस इससे रिलेट करेंगे दूसरा। K1 K2 इसका जो है रेट कांस्टेंट है, तो बोले टेम्परेचर बढ़ाने से किसका रेशियो, जो अभी बताया था, रेशियो ज्यादा होगा। तो आपने कहा कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जैसे यहां 20 है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा बढ़ेगा। यही तो अभी पढ़े थे, यानी अगर K2 इनिशियल टेम्परेचर है और K2 डैश बाई K2 डैश फाइनल टेम्परेचर, K1 डैश बाई K2 ये आएगा। चेक करो, K1 डैश बाई K2 चेक करो बेटा, तो ये आया, ये आ गया। अब हम दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या है? ध्यान से, कि अगर मान लीजिए ए से बी रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको 100 किलो जूल दी है, ठीक है? अब आपको दो रेंज लेनी है, 300 से 310 और 400 से 410। ध्यान से, यानी इसका क्या मतलब है, क्लियर करो, कि जब आप टेम्परेचर 300 से 310 करते हो, 10 डिग्री बढ़ा रहे हो, तो रेट कांस्टेंट का रेशियो, और जब 400 से 410 कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट का रेशियो किस में ज्यादा होगा? यानी टेम्परेचर रेंज 10 की है, लेकिन लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से, यहां पे क्या होगा, क्लियर करो, ये आप जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें 1/T1 माइनस 1/T2 आता है, तो लोअर रेंज में टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है एज कंपेयर टू फाइनल रेंज, मतलब हाई टेम्परेचर। जैसे 300 से 310 में रेट कांस्टेंट ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू 400 टू 410। ध्यान रखना, इसका ग्राफ भी आएगा, अभी क्वेश्चन है ग्राफ वाला। तो अगर टेम्परेचर आप 300 से 310 करोगे तो ज्यादा तेजी से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा 400 से 410 के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो
हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। चेक करो, ये रिएक्शन दी है। सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो एक बात समझो, ये तो बहुत आसान होता है। कभी भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होना बेटा, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप इसमें स्लोएस्ट स्टेप दिया है, तो सेकेंड स्टेप से रेट लिख देते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आप लिख दोगे K1 रेट कांस्टेंट अपनी तरफ से मान लेते हैं, NOBr2 का कंसंट्रेशन, NO का कंसंट्रेशन। देखो बस ध्यान ये रखना है कि स्लोएस्ट स्टेप में अगर कोई इंटरमीडिएट आ जाए, स्लोएस्ट स्टेप में अगर कोई इंटरमीडिएट आ जाए तो फिर उस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी रिएक्शन का रेट आप इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिख सकते। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इंटरमीडिएट के टर्म में रेट नहीं लिख सकते। तो ये क्या इंटरमीडिएट है, चेक करो, बिल्कुल है, क्योंकि रिएक्शन तो बेटा ये है ना। चेक करो भाई, रिएक्शन कौन सी होती है, Br2 प्लस NO गिव्स 2 NOBr, ये रिएक्शन होती है बेटा। तो ये तो इंटरमीडिएट हो गया, तो इंटरमीडिएट कहां से हटाओगे, यहां से। देखो तो क्या यहां लिखोगे के इक्विलिब्रियम का वैल्यू रिवर्सिबल है, तो यहां लिखोगे बेटा NOBr2 दिस डिवाइडेड बाई NOBr2। ये देखो, तो इसका वैल्यू यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आ जाएगा K1 NOBr2 NO, यानी दिस इज इक्वल टू K1, यहां के इक्विलिब्रियम भी आएगा बेटा, K1 के इक्विलिब्रियम NO का पावर 2 Br2। चेक करो, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3। चेक करो, ठीक है। अब एक बात देखो, क्या होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा स्टेटमेंट, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। चेक करो, ऑर्डर ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। गलत स्टेटमेंट है। अगर ऐसा होता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ऑर्डर ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप मे बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, सही होता। क्यों, क्योंकि यहां देखो स्लोएस्ट स्टेप का पावर 1 है, यानी स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर 2 है, लेकिन फाइनल ऑर्डर आप देखो 3 है, तो गलत हो गया ना। और एक बात, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइंड नहीं होती, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सही 100% नहीं, कुछ कुछ गलतियां उसमें भी है, क्योंकि इंसान ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक, गलत है। क्यों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइंड नहीं होती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर 180 एंड 200, यानी आपको क्या गिवन है बेटा, EAF का वैल्यू 180, EAB का वैल्यू 200, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्शन बाय 100 किलो जूल। चेक करो, यानी ये है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में से बात करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस की है तो EAF का वैल्यू हो जाएगा आपका 80 और EAB का वैल्यू हो जाएगा 200। समझ में आ गया? क्यों, कह रहा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 100 किलो जूल से कम हो जाती है, ठीक है, दोनों एनर्जी कम हुई। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन दिस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ध्यान सुनिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट और एंथैल्पी का रिलेशन,
डेल्टा एच क्या होता है बेटा कि जो डेल्टा एच होता है वो ई ए एफ माइनस ई ए बी होता है, और डेल्टा एच का वैल्यू कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों ही अगर घटेंगे तो डिफरेंस तो वही रहेगा। तो डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटालिस्ट, यानी ई ए एफ माइनस ई ए बी क्या 20 आएगा। यहां भी आप सॉरी यहां पे बेटा यहां पे 100 होगा ना, 100 क्यों 100 से कम हुआ था, 200 हो गया। तो ई ए एफ माइनस ई ए भी देखोगे तो 180 माइनस 200 20 माइनस 20, 80 माइनस 100 माइनस 20, क्या दोनों में ही माइनस 20 आएगा, और यहां मैग्नीट्यूड दिया है तो मैग्नीट्यूड आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ध्यान से, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटालिस्ट। ये क्वेश्चन आया, देखिए, plots showing the variation of the rate constant with temperature are given below. The plot that follows Arrhenius equation. देखिए Arrhenius equation होती क्या है, k is equal to a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये है आपका Arrhenius equation। ठीक है, अब देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर k इंक्रीजेस, सबको पता है, on increasing the temperature k increases and k max will be at t tending to infinite। तो k max का वैल्यू a के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। के मैक्स क्या है, यानी मैक्सिमम के, ये नहीं कि के का वैल्यू इनफाइनाइट होता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए के बराबर। क्या भाई बात क्लियर हो गई? ओके, अब अगर अपने को ग्राफ बनाना है के वर्सेस टेम्परेचर का, तो देखो के वर्सेस टेम्परेचर का, क्या के का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, ए, चेक करो, के का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है ए। तो ऐसा लगेगा कि ये जो है क्वेश्चन अभी आ चुका है जेईई मेंस में, ठीक है, उसमें क्या है कि एक ऑप्शन तो आपको ये दिया है, एक ऑप्शन और दिए ना होना चाहिए इस ऑप्शन में, क्या के वर्सेस टी ऐसे मान लो। तो अभी आपको देखना है कि ये सही है या ये सही है, चेक करो। आपको देखना क्या है कि इसमें से सही कौन सा है, तो आपको बताना है कि क्या ये सही है या फिर ये सही है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि k वर्सेस t में जब t बढ़ता चला जा रहा है तो k बढ़ता चला जा रहा है, यानी जब t का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो k का वैल्यू भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन क्या k का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है? अगर k का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है तो गड़बड़ हो गया, तो कायदे से ये होना चाहिए, मैं आपको बता दूं ये गलत है। अच्छा, अब बोले गलत क्यों है भाई? तो देखो क्या होता है कि एक, अगर आपने याद करो, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैथ्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, कॉन्केविटी चेंज होती है बेटा, जहां डबल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। डबल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अच्छा ध्यान सुनो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसे लोग बोलते हैं कि यार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां डबल डेरिवेटिव जीरो होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूं मैं, कि अगर लिखा हो कि इफ इन अ कर्व डबल डेरिवेटिव इज जीरो एट सर्टेन पॉइंट, डबल डेरिवेटिव डी, समझ आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर एक पॉइंट पे जीरो है तो क्या वो पॉइंट कंफर्म पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा? फिर से समझिएगा, अगर कोई किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जीरो है तो क्या वहां पे पक्का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा? नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव जीरो होना जरूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए। जैसे अगर y का वैल्यू x की पावर 4 किया जाए ना, तो इसका कर्व बेटा ये आता है, देखो, ये देखो, और यहां कॉन्केविटी, यहां पे
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि कॉन्केविटी चेंज ही नहीं हो रही। देखो अपवर्ड ही है दोनों पे। भाई आप यहां भी देखोगे तो अपवर्ड है, यहां भी देखो अपवर्ड है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो आर्हेनियस कांस्टेंट जो होता है k इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाई RT, तो यहां से अगर k वर्सेस t का कर्व आता है, k वर्सेस t का कर्व आता है, तो ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या होता है। ध्यान से अगर अपन ये बात करें कि भाई कैसे कर्व आता है, तो देखो ये ऐसे आता है। यहां आपने को पता है कि भाई ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, a से ज्यादा नहीं हो सकता, सबको समझ में आता है। तो ये कर्व ऐसे एग्जैक्ट कर्व इसका ये है। अच्छा, कहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है? मान लो यहां पे देखो, यहां पे अपन कहेंगे कि यहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। चेक करो, यहां एक ले लेते हैं। देखो यहां से देखो अपवर्ड था, फिर यहां से डाउनवर्ड होने लगा। देखो तो ये जो टेम्परेचर है ये होता है EA/2R। ये देखो, यानी जो आर्हेनियस इक्वेशन है उसके EA/2R टेम्परेचर पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। अगर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है कि अगर EA/2R का वैल्यू दे दिया जाए, EA/2R का वैल्यू दे दिया जाए और कहा जाए कि ध्यान से मान लो कि T ग्रेटर देन EA/2R है। अगर इफ T ग्रेटर देन EA/2R, ध्यान सुनना बेटा, यहां रेट कांस्टेंट K है, यहां T है, और ये 0 ना होके EA/2R है। ये पॉइंट क्या है? EA/2R। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट EA/2R है और कहा T ग्रेटर देन EA/2R है, तो कर्व कैसा होगा देखना। ये आपका A है, तो ये कर्व जो होगा वैसे होगा। देखो ये देखो, चेक करो बेटा, ये कर्व ऐसे होगा। चेक करो, क्लियर। लेकिन अगर इफ T का वैल्यू लेस देन EA/2R होगा, अगर T का वैल्यू EA/2R से कम है, चेक करो बेटा, सो कर्व जो होगा K और टेम्परेचर का, देखो क्लियर, ये यहां EA/2R ये 0 है और यहां पे कहीं EA/2R है। चेक करो, तो EA/2R से कम है तो ये कर्व ऐसा होगा। ये देखो, यानी ये कर्व कहां तक? यहां तक मान लो ये EA/2R, इसके बाद ये ऊपर चेंज हो जाएगा। देखो समझ में आया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो ये ध्यान रखना है कि जीरो, अगर EA/2R से ज्यादा टेम्परेचर है तो कर्व ऐसे होगा, ये वाला, और EA/2R से कम है तो ऐसे होगा, यानी कॉन्केविटी चेंज होगी। चेक करो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, करा कंसीडर द रिएक्शन A से B, A से C पैरेलल रिएक्शन है बेटा। K1 का वैल्यू दिया है, K2 का वैल्यू दिया है। A, B, C ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ध्यान से, A, B, C ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ये बेसिकली जो हम लोगों ने याद करो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पढ़ा था, उससे कुछ लिंक करके क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है यूनिट कंसंट्रेशन पे एंगल दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, एंड कंसंट्रेशन ए का बेटा 2 मोलर दिया है। देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, देखिए कह रहा सोल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मल्टीपल भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आंसर आ जाएगा। लॉन्ग टाइम का मतलब कि ए पूरा का पूरा खत्म। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब ए खत्म हो गया तो बी और सी बना, तो भैया अपने को समझना पड़ेगा कि मोल्स ऑफ बी क्या होंगे। मोल्स ऑफ बी कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ बी लिखने का तरीका आपको बताया था बेटा, K1 पता है, K2 पता है। देख लो, इससे लग रहा है ना K1 का वैल्यू 2K1 का वैल्यू K2 के बराबर है। चेक कर लो, ऊपर से दिया होगा, देखो देखो, क्लियर है, 2K1 K2 के बराबर है। ओके, सो मोल्स ऑफ बी कैसे लिखिएगा? क्या ये लिखना पड़ेगा K1/K1 प्लस K2 इंटू मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। याद आ रहा है कि नहीं?
लॉन्ग टाइम में सारा का सारा ए डिसोसिएट हो गया होगा, यानी K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू लिख दीजिएगा 2। चेक करो, तो यहां से K1 बाई K2 का वैल्यू कितना दिया देखो, चेक करो, K2 का वैल्यू 2K1 कर दो, तो K2 का वैल्यू 2K1 कर दोगे तो क्या यहां पे 2/3 मोल्स आ जाएंगे। चेक करो, चेक करो बेटा, 2/3 मोल्स समझ में आ रहा है। K2 का वैल्यू 2K1 कर दो तो 2K1 तो 3K1 हो गया, K1 K1 कैंसिल 2/3। इसी तरह मोल्स ऑफ C देखो, मोल्स ऑफ C आ जाएगा बेटा K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 2। तो यहां से देखो K2 की जगह क्या रख देना है आपको 2K1, तो K2 की जगह 2K1, तो यहां से 4/3 मोल्स आ जाएगा। चेक कर लो, 4/3 मोल्स, चेक करो बेटा, क्लियर। तो 4/3 मोल्स। तो अब रोटेशन अगर निकालना है आपको, रोटेशन, तो देखो 2/3 मोल्स तो ए के हैं, इनटू ए का पर मोल रोटेशन दिया था 60 प्लस 4/3 मोल आया है बेटा सी का। चेक करो, ए तो खत्म हो गया और सी का रोटेशन कितना दिया है 42। चेक कर लो, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ, ये 60 ए का था, यहां बी का रखना था बेटा, सॉरी। तो यहां पे बी का कितना है -72। ये लो, चेक कर लो। अब ये चेक करो कितना आंसर आएगा। क्या कह रहा है ए ऑप्शन में, सोल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब रोटेशन पॉजिटिव आना चाहिए। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होना चाहिए, रोटेशन पॉजिटिव। तो यहां आप देखोगे आ कितना रहा है, तो ये आएगा -4 144/3 प्लस 168/3। चेक करो, तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है बेटा, देखो -144 168 ग्रेटर देन 0, तो ये तो सही हो गया। चेक करो, विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पहला पार्ट क्लियर हो गया। चेक करो, क्लियर है ना, गड़बड़ मत करना, क्योंकि फिर लिख देते हैं रोटेशन जो आया है, रोटेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये आया है आपका -144/3 प्लस 168/3। तो क्या ये ग्रेटर देन 0 है? इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया, तो ए तो सही हो गया। क्लियर। बी पार्ट, सोल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड लीव आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, गलत हो गया। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 15 मिनट। अब हाफ लाइफ देखो, टी हाफ जो होगा, टी हाफ ये होता है 0.693/K इफेक्टिव, 0.693/K1 प्लस K2, 0.693 चेक करो, K2 का वैल्यू 2K1 है, 3K1। चेक करो, तो यहां से टी हाफ का वैल्यू आएगा 0.693, K1 का वैल्यू दिया है 6.93 इंटू 10 की पावर -2। चेक करो, क्लियर। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेगा तो 0.693 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, 10 10/3 मिनट। चेक करो, ऑप्शन में क्या दिया भाई, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन 15 मिनट, तो गलत हो गया बेटा। अगला, आफ्टर 75 कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी सी एंगल ऑफ रोटेशन सोल्यूशन विल बी 36 डिग्री। ये चेक करना है, ठीक है बेटा। आफ्टर 75% कन्वर्जन, चेक करो, तो अगर 75% कन्वर्जन देखना है आपको, तो देखो अगला पार्ट कैसे चेक करोगे। इसके लिए वही है बेटा, मोल्स ऑफ बी निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सी निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ बी कैसे लिखोगे, K1 प्लस K2 इंटू ए का मोल कितना डिसोसिएट होगा 75 का मतलब 2 का 3/4, 2 का 3/4। चेक करो, क्लियर, यानी कि 1.5। ये आ गया मोल्स ऑफ बी, तो यानी K2 का वैल्यू रखना है आपको 2K1। चेक करो, तो ये हो गया 1/3, 1/3 से ये हाफ मोल आएगा। चेक करो,
चेक कर लो, हाफ आना चाहिए। 1/2 मोल। कैसे? K1 का वैल्यू रख देना, देख लो इधर देखो, K2 का वैल्यू 2K1 है, तो K2 का वैल्यू 2K1, तो ये हो गया 1/3, 1/3 3 कैंसिल, 2/4 हाफ। इसी तरह मोल्स ऑफ सी लिख दो। मोल्स ऑफ सी लिखिएगा K2/K1 प्लस K2 इंटू ये कितना है 1.5 यानी कि 2 का 75 यानी कि 3/4 इक्वल टू क्या आएगा चेक करो, ये आ गया बेटा 2/3, चेक करो 3 3 कैंसिल, तो 2 2 4 4 से 4 कैंसिल, 1 मोल। चेक करो, क्लियर? तो मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ सी। अच्छा, मोल्स ऑफ ए भी तो होगा बेटा, मोल्स ऑफ ए कितना होगा, ये होगा, क्योंकि 75% तो डिकम्पोज हो गया है, तो 25% बचा है, तो 2 का 25% कितना हो गया 1/2। ये देखो, अब आपको बताना है रोटेशन, तो ए का रोटेशन प्लस बी का रोटेशन प्लस सी का रोटेशन तीनों करना पड़ेगा। तो देखो, अगर अपन ये कहें ए का रोटेशन हाफ है, तो देखो यहां पे कर देते हैं, रोटेशन हाफ मोल है, और ए का रोटेशन दिया था 60 डिग्री, 60 प्लस आपका बी का मोल भी हाफ आया है, इसका रोटेशन था -72 प्लस सी का मोल 1 आया है, इसका रोटेशन था बेटा 42, ये ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया ऊपर 30, ये हो गया -36, ये हो गया 42। ये देखो, चेक करो, सही है ना? ए का रोटेशन आ गया, बी का रोटेशन -72 दिया था, ठीक है, 42 दिया है, तो ये माइनस कितना आंसर दिया देखो, यहां पे अपन देखेंगे कह रहा 36 डिग्री, 36 डिग्री तो नहीं आएगा, चेक करो 30 36 42 कहां 36 आएगा, नहीं आएगा, तो समझ में आ गया बेटा, तो आंसर जो है क्लियर हो गया, ये आ गया, क्लियर? चेक करो, क्या कहानी समझ में आ गई? मोल पैरेलल रिएक्शन का मोल्स कैसे निकालते हैं, उनका पर मोल रोटेशन दिया है तो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक? प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, consider the following case of completing the first order reaction after the start of the reaction at t equal to 0 with only P concentration of Q is equal to R। देखो, starting with only P, concentration of Q equal to R at all times, Q और R दोनों बराबर हैं बेटा, the time in which all the three concentration will be equal, करा किस टाइम पे तीनों कंसंट्रेशन बराबर होंगे। तो देखो एक बात समझो, यहां पे आप देखोगे K इफेक्टिव का वैल्यू तो K1 प्लस K2 होगा, और Q/R का रेशियो जो होता है वो होता है बेटा K1/K2, और ये दोनों इक्वल हैं, तो K1 का वैल्यू K2 1, तो K1 का वैल्यू K2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो, आप T का वैल्यू लिख सकते हो 2.303 बाई K इफेक्टिव है K1 प्लस K2 log A0 बाई ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर। सो यहां से 2.303, K1 का वैल्यू K2 है, तो यहां 2K1 लिख सकते हो log। अच्छा, ये जो A0 है यानी कि P नोट का मतलब, A0 का मतलब बेटा P नोट ना, तो यहां लिख सकते हो आप P प्लस Q प्लस R, और यहां पे लिख दोगे आप, यहां पे क्या लिख दोगे, A0 तो P प्लस Q प्लस R ही रहेगा, और यहां पे आप लिखो दोगे P। चेक करो। अच्छा, अब क्या कह रहा है देखो, तीनों सेम होने, तो क्या ये तीनों सेम होने, तो 3P लिख दो। चेक करो, और 3P/P तो 3 आ गया, तो यानी कि 2.303/2K1 log 3। चेक करो, तो आंसर सही है, सही है। चेक करो, क्यों सही है,
K1 का वैल्यू K2 के बराबर है, दोनों सेम आ सकते हैं, ये नहीं आएगा। चेक करो बेटा, ठीक है। अगला देखिए, करा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस। देखो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। करा द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए का वैल्यू A0 e की पावर माइनस KT होता है, और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं A वर्सेस टाइम का, तो क्या A वर्सेस टाइम का यहां A0 होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो ये सही हो गया। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये देखिए, देखो बेटा टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 बाई के। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है? अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है, तो अगर के बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटेगी। तो क्या कह रहा है बी पार्ट, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या ये भी सही हो गया? चेक करो बेटा, ये भी सही हो गया। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। द रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे? देखो 99.6% कंप्लीट हो रहा है, तो आप ऐसे देखो कि के का वैल्यू 2.303 बाई टी log 100। चेक करो, 99.6% कंप्लीट, क्या 0.4 बचेगा? चेक करो, ठीक है। तो यानी कि 2.303 बाई टी log 1000 बाई 4। चेक करो, log 1000 बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और देखो यहां से T का वैल्यू 2.303 बाई के log 1000 बाई 4, और T हाफ का वैल्यू 0.693 बाई के, दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो आंसर आ जाएगा कि भाई 8 टाइम्स होगा, लगभग आता है 8 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। इस तरह आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो T और T हाफ में रिलेशन आ जाएगा। अगर T का वैल्यू 8 टाइम्स T हाफ आ जाता है तो आंसर सही हो जाएगा, नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। क्या भाई कर लीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए। हाँ भाई, तो कह रहा है इन अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर P वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड विद दिस। देखो एक बात बताऊं, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, आ चुका है, इसलिए मैंने लिया है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, आप सीख लीजिए, हो सकता है JEE मेंस में भी आ जाए। देखो होता क्या है कि जो आर्हेनियस कांस्टेंट होता है A, के का वैल्यू होता है A e की पावर माइनस EA बाई RT। ओके, अच्छा, यहां से जो आर्हेनियस कांस्टेंट A होता है बेटा, वो होता है Z इंटू P। जो Z है ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी CF, और ये होता है P स्टेरिक फैक्टर SF। स्टेरिक फैक्टर ये जो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा था ना, स्टेरिक फैक्टर। क्लियर? अब जनरली स्टेरिक फैक्टर लेस देन और इक्वल टू 1 होता है जनरली रिएक्शन में, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि 4.5 है। जब हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी कि जो स्टेरिक फैक्टर वो लेस देन 1 है। अब ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। चेक करो होता क्या है, जब हम बेटा आर्हेनियस इक्वेशन से निकालेंगे तो हम P को कितना मानेंगे? लेस देन 1, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 4.5 है, तो ऑब्वियसली जो एक्सपेरिमेंट से आर्हेनियस कांस्टेंट आएगा, क्या उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जो कि आनी चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन से। तो वही लिखा है पहला पार्ट, चेक करो। कह रहा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन हायर देन डिटरमाइंड एक्सपी। तो गलत हो गया क्योंकि ऊपर वाला सही, तो ये कैसे हो सकता है?
द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनइफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं होता, एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है स्टेरिक फैक्टर से। सी पार्ट, डी पार्ट, सिंस P इक्वल टू 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस द इफेक्टिव, कोई मतलब नहीं है, तो और ज्यादा हो गया के बेटा, ठीक है। तो आंसर जो हुआ इसका ए एंड सी। चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। करा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल is generally a slow electrochemical reaction involving many steps. These steps involve electron transfer reaction. सब लिखा हुआ है, देखो यहां पे ग्राफ बनाया है आपको ln 1 माइनस एफ का और टाइम का। अब ये f क्या है, इसके लिए कुछ दिया होगा। ओके, ये है, कह रहा है इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो ऑक्सीडेशन कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है रेस्पेक्ट टू फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्सीडाइज्ड मेटल। ये अनऑक्सीडाइज्ड मेटल है। बेसिकली क्या हो रहा है कि मेटल का, पूरा पढ़ने से समझ में आया कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ओके, और ये जो है ये अनऑक्सीडाइज, चेक करो बेटा, ये है अनऑक्सीडाइज, मतलब कि अनऑक्साइड मतलब फ्रैक्शन समझ में, जो बच गया। और यहां पे देखो क्या लिखा है, टी लिखा है, मैक्सिमम थिकनेस टी ऑफ ऑक्साइड सरफेस, यानी मैक्सिमम कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है, टी। अब एक बात समझो, अगर हम ये बात करें कि यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यही होता है, डी माइनस डी बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, के के बराबर। फर्स्ट ऑर्डर में तो अपन यही पढ़ते हैं। तो अब इसमें देखो ये क्या है, ये मैक्सिमम जो थिकनेस है जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती है वो है टी। क्लियर? तो ऐसे सोचो कि अगर हम ये कहें, देखना बेटा, ये थिकनेस है, मान लो ये इतनी जो ये है ये टी है, ये मैक्सिमम हो सकती है टी के बराबर, मैक्सिमम। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कि T इक्वल टू टी पे मान लो इतना, ये यहां पे ये जो है इतनी जो थिकनेस है वो x है जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां पे आप देखोगे x हो चुकी है, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, के टी माइनस एक्स। ये देखो भाई, मैक्स ए नॉट हो गया टी के बराबर और ए हो गया टी माइनस एक्स, ये वाला ए हो गया, देखो। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। अच्छा, यहां पे अपन ये देखेंगे, ध्यान सुनना बेटा, एक तो बात ये समझ में आई। अब अपन ये बात करें कि जो फ्रैक्शन है वो है क्या, ये लिखो, लिखा एक्स बाई टी, चेको। और x का वैल्यू है थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड फिल्म एट T इक्वल टू टी। क्लियर? सब कुछ लिखा है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे कि जो बात क्लियर करो, जो dx बाई डी टी समझ में आ गया। अब ध्यान से, क्लियर? अब देखो यहां पे आप देखोगे कि जो f का वैल्यू है वो है x बाई टी। एक्स बाई टी का मतलब टोटल हो सकता था टी, हो रहा है एक्स, तो ये हो गया फ्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर हम ये कहें कि माइनस डी ए बाई डी टी, जो जनरल फॉर्मूला है उसको क्या लिखेंगे, के ए में क्या लिख सकते हैं आप, टी माइनस एक्स। चेक करो, बोलो। तो के का वैल्यू आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट था तो टी, और यहां टी माइनस एक्स बचा हुआ। चेक करो, तो यहां के का वैल्यू इसको ln में लिख देंगे तो 1 बाई टी ln, इसको क्या करो 1 बाई 1 माइनस एक्स बाई टी। चेक करो, देखो, तो यहां से के का वैल्यू 1 बाई टी ln, क्या यहां पे चेक करो बेटा 1 बाई 1 माइनस एफ आ जाएगा। ये देखो, एक्स बाई टी तो एफ था, देखो। क्लियर?
तो यहां से आ गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है यहां पे कह रहा टाइम टेकन फॉर द थिकनेस टू ग्रो 50% ऑफ टी। इसका मतलब 50% क्या हो जाए, थिकनेस ग्रो हो जाए, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी हाफ लाइफ ही तो पूछा है। तो हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां ln1 माइनस एफ का वैल्यू -3 दिया है जब टाइम का वैल्यू 200 है। देखो, तो अगर अपन ये फॉर्मूला निकाले तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं आप, KT का वैल्यू, KT इक्वल टू लिख सकते हैं आप, चेक करो बेटा, KT का वैल्यू क्या लिखोगे, ln1 माइनस ln1 माइनस एफ। चेक करो, तो ln1 तो 0 हो गया, तो KT का वैल्यू माइनस ln1 माइनस एफ की वैल्यू आ गई। देखो, अब यहां से देखो, ln1 माइनस एफ का वैल्यू -3 है जब t का वैल्यू 200 है, तो ln1 माइनस -3 तो ये 3 हो गया, k इंटू 200, तो k का वैल्यू 3/200 आर इनवर्स, और t हाफ आपसे पूछा है तो 0.693/k कर दीजिए। चेक कर लेंगे, k का वैल्यू ऊपर दिया, देखो क्या भाई, निकाल लेंगे। क्लियर, ऑप्शन देखो ये दिया है, तो आप क्या अपने को समझ में आ गया कि k का वैल्यू 3/200 कर देंगे, तो यहां से t हाफ का वैल्यू 0.693/3/200। चेक करो, क्लियर क्या भाई, सॉल्व हो जाएगा, देख लो 0.46 समथिंग ये आएगा बेटा, चेक करो। ये मतलब नया क्वेश्चन बना दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, जो जनरल फर्स्ट ऑर्डर था उसमें जो a नॉट था उसकी जगह t लिख दिया है, और जो x/t है यानी जो फ्रैक्शन है उसको f लिख दिया है। देखो, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/10 of initial concentration T1/8 and T1/10 रेस्पेक्टिवली। यहां से देखो, जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या हो जाता है कि हम लोग पढ़ते हैं जैसे T3/4, तो T3/4 का मतलब होता है 3/4 डिकम्पोज हो गया। इसमें क्या लिख दिया है कि T1/8, देखो T1/8 वो समय है जिसमें 1/8 रह जाता है, यानी आपको अगर T1/8 लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे, 1/k, ध्यान से देखिएगा, ln A0/A0/8, ये देखो, और T1/10 लिखोगे 1/k ln A0/A0/10, ये देखो, चेक करो। अब आपसे पूछा है इनका वैल्यू, चेक करो, तो यहां से देखो 1/k इंटू ln 8, और यहां से 1/k ln 10, चेक करो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 3/k ln 2, और यहां से आ जाएगा 1/k, कितना आ गया बेटा, 2.303। चेक करो, क्लियर। तो यहां से आप देखोगे कि T1/8 T1/10 इंटू 10 पूछा है, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा 3 ln 2 का वैल्यू 0.693, ठीक है, बाई k इंटू 1/k इंटू 2.303, चेक करो, क्लियर, इंटू 10, ये देखो, क्लियर है। कोई डाउट हो तो बोलना। तो यानी कि आप ऐसा सोचो कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो, आप एक बात समझो कि आप क्या लिखते हो भाई, ln2 को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो देखो यहां से k कैंसिल हो चुका है, यहां से आ गया है 3/2.303 इंटू 10, थोड़ा सा दिख रहा है कि आंसर आ सकता है 0.693, हमने ln2 लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.303 log 2, चेक करो,
तो यहां से ये कैंसिल, ये देखो चेक करो, log 2 लिखा है 0.3 तो 0.3 इंटू 3 0.9 इंटू 10 9। चेक करो, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, करा फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी प्लस सी ए टू बी दिस, रेट दिया है के ए बी स्क्वायर, यानी ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, विद के का वैल्यू दिया है बेटा ना। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। If the rate of reverse reaction is negligible, then calculate the rate of reaction after A is reduced 0.06। पहले इसका मतलब समझो यार, ये क्या क्वेश्चन है। देखो कह रहा है रेट का वैल्यू जो दिया है आपको, देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया है, के ए बी स्क्वायर, इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, ठीक है। के का वैल्यू भी दिया है आपको, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज इक्वल टू 0.1, बी इज इक्वल टू 0.2 एंड सी इज इक्वल टू, तो अपने को सी से तो वैसे ही मतलब नहीं है, तो इनिशियल रेट तो तुरंत निकल आया। इनिशियल रेट अगर आपको निकालना है तो के का वैल्यू रख दोगे जो दिया है 0.1 रख दोगे, बी का वैल्यू 0.2 का स्क्वायर कर दोगे, के रख देना बेटा ना, तो इनिशियल रेट आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अब ये कह रहा है देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06। ए का कंसंट्रेशन देखो, के तो वही रहेगा, रिड्यूस टू 0.06 है बेटा, ध्यान से 0.06 फाइनल हो गया। तो देखो सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। 2a प्लस बी प्लस सी से a2b प्लस सी, चेक करो, क्लियर। वैसे भी सी सी कैंसिल हो रहा है, सी का मतलब कोई रोल नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखो एक बात समझो, ए का कंसंट्रेशन है 0.1, बी का कंसंट्रेशन है 0.2 और सी से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो जब फाइनल ए का कंसंट्रेशन हो गया 0.06, यानी ए का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है 0.06, बस ये निकालना है कितना। देखो ए का अगर कंसंट्रेशन 0.06 है, यानी पॉइंट से 0.06 हो रहा है, यानी इसका कितना कितना रिएक्ट किया है 0.04, यानी ए का 0.04, और जब ए का 2 मोल जाता है तो बी का 1 मोल जाता है, तो इसका रिड्यूस होगा 0.2 माइनस 0.02। चेक करो, ये है क्वेश्चन, केवल बताना था बी का कितना कंसंट्रेशन बचेगा बस। तो देखो अगर ए का 0.1 से 0.06 हुआ, यानी 0.04 गया, और 2 से आधा एक ही जाता है, तो 0.04 से आधा 0.02 गया, तो 0.2 माइनस 0.02 कर दो, 0.2 माइनस 0.02, तो कितना हो गया चेक कर लो, ये हो गया आपका कितना 0.18। तो सिंपल जो रेट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के तुम्हें पता है, ए की जगह रखना 0.06 और बी की जगह रखना 0.18 का स्क्वायर। क्या सॉल्व कर लीजिएगा, के का वैल्यू ऊपर वाला ही रखना बेटा, के चेंज नहीं होगा, बस इतना सा काम है, आसान है, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, बाकी कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा K1 का वैल्यू XR इनवर्स K1 बाई K2 1, C बाई A पूछा है, ठीक है, आफ्टर 1 आवर। देखिए अगर आपको सीधी बात करनी आती है, क्या भैया ए ये है, ये बी है, ए का वैल्यू होता है A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, इसका रेट कांस्टेंट K1 लिखना आना चाहिए। बी का वैल्यू आता है K1 बाई K1 प्लस K2 A0 1 माइनस ई की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। ये देखो C का वैल्यू आता है K2 बाई K1 प्लस K2 A0 1 माइनस ई की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। अगर ये आपको लिखना आता है तीनों बिना किसी इंटीग्रेशन के,
पैरेलल का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता, तुरंत आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, C बाई ए आफ्टर 1 आवर। देखो K1 का वैल्यू x दिया है, K1 बाई K2 1/10 दिया है, तो K1 बाई K2 1/10 दिया है, यहां से K1 का वैल्यू x दिया है, दिस इंप्लाइज दैट K2 का वैल्यू 10x हो जाएगा, तो K1 प्लस K2 का वैल्यू 11x हो जाएगा। चेक करो, ठीक है, K1 प्लस K2 क्या हो गया 11x, और C बाई ए पूछा है, तो C बाई ए दोनों को डिवाइड कर दो, देखो चेक करो, तो C बाई ए का वैल्यू, C बाई ए ये क्या आएगा, चेक करो बेटा, C बाई ए, तो C बाई ए से ए नॉट कैंसिल, K2 बाई K1 प्लस K2 आएगा, चेक करो, तो ये आएगा K2 बाई K1 प्लस K2 ब्रैकेट में आएगा e की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी माइनस 1। चेक कर लेना, क्लियर। K2 का वैल्यू कितना आया था 10x बाई ए क्या हो गया x प्लस 10x, यहां हो गया e की पावर K1 K2 11x t माइनस 1, t का वैल्यू 1 रख दो, तो C बाई ए का वैल्यू आ जाएगा 10/11 e की पावर 11x माइनस 1। ये चेक कर लो, इस तरह ऑप्शन बना देगा, या इंटीजर टाइप भी पूछ सकता है। इसमें इंटीजर टाइप क्या बना दे, p बाई क्यू ई की पावर आर एक्स, कुछ इस तरह p प्लस क्यू प्लस आर पूछ ले। देखो अगर फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन लिखना आता है ना, बहुत आसान है। अगर आपको हम लोगों का क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, और आपको लग रहा हो कि आपका इससे फायदा हो रहा है बेटा, तो मोशन का जो नया चैनल है जेई करके, JEE करके है, उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले क्रैश कोर्स के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।